बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने रूट लोकस की एक और एग्जांपल सॉल्व की थी और अनफॉर्चुनेटली जो पूरा लेक्चर है वो आप लोगों तक नहीं पहुंच सका। आखिरी के शायद एक आध मिनट, एक दो मिनट आप लोगों तक नहीं पहुंच सके कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो वो जो एग्जांपल हमने लास्ट में जितना आप तक डिलीवर हुआ है उसी को मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ और उसके बाद जो है वो आज का जो लेक्चर है उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके जी। जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे थे उसमें आपके पास, आपको याद है कि हमारे पास दो कंजुगेट पोल्स थे। एक आपके पास -2 पे 0 पड़ा हुआ था। कंजुगेट पोल्स जो हैं उनकी पोजीशन आपको मतलब जो भी है वो उसके हिसाब से मौजूद थी। फिर आपने देखा था कि एंगल ऑफ डिपार्चर जो है वो 145 डिग्री था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम जो है वो निकाल चुके थे। अच्छा, उसके बाद जो क्या कहते हैं एसिम्पटोट से अगर आप देखें तो एसिम्पटोट जो है एक ही एसिम्पटोट था और 180 डिग्री के अराउंड था। अच्छा, 145 से इसने मूव करना था। 145 मतलब इस पोल से निकलना है और 145 डिग्री एंगल बनाते हुए इसने आगे जाना है। ठीक है, अब ये ड्रॉ कैसे होना है? एक तो वही तरीका है जो स्टेप नंबर हमारा 10 था कि टेक सफिशिएंट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द रूट लोकस और मतलब टेस्ट पॉइंट लेकर आप इसके रूट लोकस का पॉइंट्स बनाएंगे। कुछ लोग जो हैं वो इसको क्या कहते हैं इक्वेशन के थ्रू भी सॉल्व करते हैं कि ये सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन दिस ऑल कम्स विद द प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस कि आपका किस तरह का रूट लोकस है और वो किस तरह से बनेगा। अभी मैं आप लोगों को जो है वो कुछ स्टैंडर्ड्स भी बताऊंगा और फिर हम जब समराइज करेंगे अपने स्टेप्स को तो उसमें भी मजीद चीज़ें ऐड करूंगा। एनीवे, इसका जो रूट लोकस है वो कुछ सर्कुलर शेप का बनता है। सर्कुलर शेप का बनता है। यहाँ पे हमें ब्रेक इन पॉइंट का भी पता था कि वो किस पॉइंट पे ब्रेक इन हो रहा है। तो यहाँ से वो सर्कुलर शेप बनाता हुआ ब्रेक इन होता है। अब ये वाली ब्रांच जीरो की तरफ जाके कन्वर्ज हो जाएगी। मतलब दिस इज कमिंग फ्रॉम हेयर एंड देन कन्वर्जिंग टू द जीरो, क्योंकि एक ब्रांच ने जीरो पे कन्वर्ज होना होता है। मिरर इमेज होगा तो जाहिर है कि यहाँ से आपके पास जो है वो इसका मिरर इमेज -145 डिग्री एंगल बनाते हुए इसने बिल्कुल मिरर इमेज के तौर पर वापस इसी मतलब इसी तरह से बिल्कुल इस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होना है और उसके बाद इसकी ये वाली ब्रांच जो है वो इन्फिनिटी पे चली जाएगी। इसकी एग्जैक्ट शेप कैसे बनेगी या क्या होनी चाहिए, किस तरह से आपको पता चलेगा, ठीक है, ये इसके बारे में मैं भी थोड़ी देर में आपसे बात कर रहा हूँ। तो दिस इज द रूट लोकस जो कि आप लोगों के लास्ट वाली एग्जांपल में मौजूद था। अच्छा, कुछ एफिलिएटेड पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी तक से आप लोगों से डिस्कस नहीं किए, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। वो क्या है? अगर आप इसको मैटलैब में एक कमांड होती है आर लोकस, आर लोकस और उधर ट्रांसफर फंक्शन आप लिखते हैं। आर लोकस आप चाहें तो इसमें न्यूमरेटर कॉमा डिनोमिनेटर लिख सकते हैं, ठीक है, या आर लोकस सिस्टम लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होगा। और आपको पता है ट्रांसफर फंक्शन की कमांड होती है। ट्रांसफर फंक्शन की कमांड क्या करती है? टी एफ ट्रांसफर फंक्शन न्यूमरेटर कॉमा डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये अगर आपके पास कोई भी न्यूमरेटर मौजूद है, डिनोमिनेटर मौजूद है, तो आप उसको एक सिस्टम बना सकते हो। वो ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। ट्रांसफर फंक्शन पे को आर लोकस लगाओगे तो आपके पास एक कमांड बनेगी। जब वो अगर आप मैटलैब में बनाओगे कोई भी रूट लोकस, तो जो रूट लोकस जैसा भी हो, लेकिन आप उसमें गौर करोगे कि कुछ डॉटेड लाइंस आपको इस तरह से नजर आएंगी, ठीक है, ये डॉटेड लाइंस नजर आएंगी। फिर इसी तरह से कुछ लाइंस जो हैं वो इस तरह की नजर आएंगी, ठीक है। ये लाइंस कहलाती हैं जीटा लाइंस। जीटा दैट इज डायरेक्टली द डैम्पिंग रेशियो, ठीक है। ये वाली लाइंस कहलाती हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी की जो भी सर्कल्स हैं। तो ओमेगा एन की कोई वैल्यू इस सर्कल पे, इस सर्कल पे, इस सर्कल पे। तो दैट इज टू से रूट लोकस आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि आपके सिस्टम का कौन सा ऑपरेटिंग पॉइंट है। तो जिस जगह पे वो रूट लोकस को इंटरसेक्ट कर रहा है वो जो भी सर्कल, वो उसके ओमेगा को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सिमिलरली उसके जीटा
की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जीटा बेसिकली होता क्या है, यानी कैसे निकाला जाता है? जीटा इज एक्चुअली द एंगल, ठीक है, ये वाला जो एंगल है इसके बारे मतलब अगर मैं जीटा की बात करूं तो जीटा इज गिवन एज जीटा, चलें जीटा का सिंबल डालता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि हम किस जीटा की बात कर रहे हैं। जीटा इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ थीटा, ठीक है, यानी कि अगर मैं चेक करना चाहता हूं, अगर मैं चेक करना चाहता हूं कि जीटा इज इक्वल्स टू 0.5 है, ठीक है, तो यहां पे कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ठीक है, ये जीटा की लाइंस हैं, इसके हिसाब से ही ड्रॉ की जाती हैं। तो अगर मैं जीटा की लाइंस के हिसाब से बात करूं, फॉर एग्जांपल व्हाट इज द एंगल फॉर कॉरिस्पॉन्डिंग टू जीटा इज इक्वल्स टू 0.5, तो अगर आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, दैट इज टू से जो थीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा? कॉज इनवर्स ऑफ 0.5, ठीक है, एंड यू नो कॉज इनवर्स ऑफ 0.5 इज 60। यूजुअली दिस एंगल इज प्लस माइनस, क्योंकि आपको पता है कि रूट लोकस मिरर इमेज होता है, तो जाहिर है जो एंगल जीटा का इस साइड पे बन रहा होता है वही नेगेटिव, उसके हिसाब से आप उसी के हिसाब से लेके चल सकते हैं। एनीवे, तो कॉज इज इक्वल्स टू 60, तो इसका मतलब है थीटा इक्वल्स, अब थीटा की जो लाइन आपने लेनी है, पे अटेंशन टू दैट, थीटा की लाइन हमने यहां से लेनी है, ये वाली थीटा की लाइन है। माइनस थीटा की लाइन जो है वो यहां से नेगेटिव थीटा की लाइन होगी, ठीक है, तो प्लस माइनस थीटा का मतलब ये है। तो जो भी ये थीटा एंगल बन रहा है, इस केस में अगर जीटा इज इक्वल टू 5.5 की मैं बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब है जीटा जो है वो किसके बराबर है? जीटा जो है वो 0.5 के बराबर है, अगर ये थीटा जो है किसके बराबर है? 60 डिग्री के। तो अब ये वो स्ट्रेट लाइन होगी, अब यहां पर जो भी रूट लोकस होगा उस रूट लोकस का पॉइंट निकाला जा सकता है। फॉर एग्जांपल जो एग्जांपल नंबर 1 हमने सॉल्व की थी, चलें इसी एग्जांपल की मैं बात कर लेता हूं। इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो जीटा 0.60, अगर मैं 60 डिग्री के एंगल की बात करूं तो जाहिर है कि ये 90 है, 90 का हाफ 45, 45 जो है वो से ज्यादा होगा, तो इसका मतलब है 60 डिग्री का जो तकरीबन एंगल है वो कुछ मतलब 90 के करीब करीब होगा। ठीक है, यहाँ से आप कहीं और थोड़ा सा एंगल कर लें, ठीक है, लेट्स से ये आपके पास थीटा इज इक्वल टू 60 की लाइन है, ठीक है, तो ये जीटा इज इक्वल टू 0.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जीटा इज इक्वल टू 0.5 विल बी इक्वल्स टू व्हाट वैल्यू ऑफ द पॉइंट, यानी कि अगर आपका रूट लोकस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो ये वाला हो, यानी कि आपने जो गेन, आपको ये पता है ना कि k इज इक्वल टू 0 पे आप पोल पे मतलब जो ओपन लूप पोल है उसके ऊपर स्टैंड करते हो, के की वैल्यू चेंज करते 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 आपके पास क्या होता है? आपके रूट लोकस के ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज हो रहा होता है, उसके रूट्स चेंज हो रहे होते हैं। तो के की वो वाली वैल्यू जिसपे जीटा इज इक्वल टू 0.5 होगा, दैट विल कॉरिस्पॉन्ड टू एंगल 60। आपने एंगल 60 के ऊपर जो है वो एक लाइन ड्रॉ की, इसने रूट लोकस को जिस जगह पे कट किया, इंटरसेक्ट किया, दैट इज एक्चुअली द पॉइंट जहां पे आपका जीटा 0.5 है। अगर मैं इसके साथ जो है वो सर्कल भी ड्रॉ कर लूं, वो सर्कल भी ड्रॉ कर लूं जो सर्कल आपके ओमेगा एन के हैं या नेचुरल फ्रीक्वेंसी के हैं, तो आपको पता है कि वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के जो सर्कल्स हैं वो भी आप जो है वो इस पॉइंट को कॉरेस्पॉन्ड कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज टू से आपको एग्जैक्टली पॉइंट पता चल सकता है कि वो कौन सा ऑपरेटिंग पॉइंट है जिसपे आपका जीटा, जो भी डिजायर्ड जीटा है वो क्या होगा, या कैसे निकाला जाता है। इसको अगर आप परपेंडिकुलर इमेजिनरी एक्सिस पे ड्रॉ कर लो, इसका परपेंडिकुलर रियल एक्सिस पे ड्रॉ कर लो, तो आपके पास जो है वो एग्जैक्ट पॉइंट आ जाएगा कि s इज इक्वल्स टू उसका रियल पार्ट क्या है और उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है। इस पार्ट पे आपका जो जीटा है वो 0.5 है। इस पॉइंट को आप पुट इन कर देंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, ठीक है, जब ये वाला पॉइंट आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहां से आपके उसके एग्जैक्ट के की वैल्यू भी आ जाएगी। तो दैट इज टू से फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के जीटा विल बी इक्वल्स टू 0.5, तो आप बड़े आराम से उसको अपने ग्राफिकली निकाल सकते हैं, ठीक है। यूजुअली ये ग्राफिकली निकाला जाता है, इसी वजह से जब आप रूट लोकस ड्रॉ करते हो तो वो स्केल मतलब कोई प्रॉपर स्केल के हिसाब से बनाया जाता है, तो रफली आपको एक पॉइंट का अंदाजा हो जाता है क्या है। अदरवाइज जाहिर है कि अगर आप मैटलैब में कर रहे हो, कंप्यूटर बेस पे आप कोई प्रोग्राम्स को यूज कर रहे हो, तो जाहिर है यू कैन डायरेक्टली लुक फॉर दैट पॉइंट, ठीक है। तो आप लोग जो है वो ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करके देखिएगा और उसमें जीटा लाइंस और ओमेगा एन की लाइंस जो है वो करके चेक कीजिएगा, तो आपको क्लियरली अंदाजा हो जाएगा वो कि रूट लोकस किस तरह से बनता है और उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। आप लोगों के सवाल जो डिफरेंट स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं, मैं उनको टाइम टू टाइम जवाब
दे रहा हूँ, लेकिन अगर किसी वजह से किसी स्टूडेंट का सवाल मुझसे स्किप हो गया हो व्हाट्सएप के मैसेजेस पे या किसी और क्या कहते हैं टेक्स्ट मैसेजेस पे, तो प्लीज रीसेंड मी योर मैसेज, रीसेंड योर प्रॉब्लम। अगर इन केस में मतलब उससे मुझसे वो मैसेज स्किप हो गया या मैंने उसका जवाब नहीं दिया, ठीक है, तो आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा, दोबारा मुझे रिमाइंड करा दें, तो आई विल आंसर दैट। ठीक है, ओके, लेट्स टॉक अबाउट दी समरी ऑफ द पॉइंट्स। जो हमारे रूट लोकस की समरी हमने डिस्कस की है उसकी बात करते हैं हम। आ, पहला स्टेप अगर आपको याद हो तो हमने क्या लिखा था जी। पहला स्टेप मुझे कुछ स्टूडेंट ने जो है वो फॉरवर्ड की कर दिया था समरी बना के, तो मैं उसी उसी उन्हीं स्टेप्स को जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, उन्हीं स्टेप्स को जो है वो हम समराइज करते हैं। पहला स्टेप था जी, हमने क्या करना होता है, हमने हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी होती है, if I'm not wrong. Let me check that. ओके जी, पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था हमने रूट लोकस, सॉरी, हमने जो भी सिस्टम लिखा हुआ है उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना पहला स्टेप था। ठीक है, पहले स्टेप में हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख दी। ठीक है, उसी पहले ही स्टेप को जो है वो उसके अंदर से आपने क्या निकालना है, आपने उसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। ठीक है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी है आपने। चलो, लेट मी राइट एंड फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, पहला इसका पार्ट हुआ, बी पार्ट इसका आप कर लें, फाइंड ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है आपके, सेकंड मतलब उसी स्टेप का हिस्सा ही है कि आपने ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। और आपको पता है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है जी और एच का प्रोडक्ट। आपने जी और एच का प्रोडक्ट निकालना है, जितने भी फीड फॉरवर्ड गेन्स हैं, जितने भी फीडबैक गेन्स हैं, उन सब को मल्टीप्लाई करके उसका प्रोडक्ट जो भी होगा वो आपने उसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो ये गलती कर जाते हैं कि एच अगर दिया हुआ है, यूनिटी नहीं है, आपको पता है कि अगर एच यूनिटी हो तो जाहिर है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन विल बी इक्वल, सिंपली इक्वल्स टू दी फीड फॉरवर्ड गेन। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि एच वन नहीं भी होता, फीडबैक में कोई ट्रांसफर फंक्शन लिखा हुआ होता है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो आपको ट्रांसफर फंक्शन चाहिए, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, वो इन दोनों का प्रोडक्ट है, जी और एच का प्रोडक्ट है। ठीक है, दूसरा दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप, फाइंड फाइंड ओपन लूप पोल्स एंड जीरोस। आपने वो ओपन लूप पोल्स और जीरोस निकालने हैं कि वो कहाँ पर लाई करते हैं, क्या उनके मतलब रूट्स क्या हैं, बेसिकली न्यूमरेटर में जो कुछ लिखा हुआ है ट्रांसफर फंक्शन के, ठीक है, आपको ये पता है कि जी और एच क्या होगा, एक कोई न्यूमरेटर होगा और इसी तरह से कोई एक डिनोमिनेटर होगा। तो आपने न्यूमरेटर के रूट्स निकालने हैं, वो जीरोस होंगे, और डिनोमिनेटर के रूट्स निकालने हैं, वो पोल्स होंगे। ठीक है, ओपन लूप पोल्स और जीरोस आपने निकाल लिए जिस भी लोकेशन पे आते हैं। ठीक है, तीसरा स्टेप आप बना लें, ड्रॉ, ठीक है, ड्रॉ ओपन लूप पोल्स एंड जीरोस ऑन एस प्लेन। एस प्लेन में आपने ओपन लूप पोल्स और जीरोस ड्रॉ करने, आपको पता है एस प्लेन क्या होता है, ये एस प्लेन होता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे पोल्स और जीरोस, पोल्स जो है वो हम जीरो, पोल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पोल्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस एंड द जीरोस आर रिप्रेजेंटेड बाय zeros are represented by circle। ठीक है, या जीरो, वट एवर यू कॉल इट। ठीक है, पोज और जीरो जो है वो आपने रूट लोकस के ऊपर ड्रॉ कर लिए। ठीक है, तीसरा स्टेप हो गया जी। चौथा स्टेप्स चौथा स्टेप, फाइंड लोकेशन ऑफ लोकेशन वेयर locations on real axis where
रूट लोकस एग्जिस्ट, मतलब आपने वो पॉइंट निकालने हैं, वो लोकेशंस निकालनी है या वो रीजन्स निकालने हैं, ठीक है, लोकेशंस कहें या रीजन्स कहें, हमने इनको रीजन्स भी कहा था। तो वो रीजन्स निकालने हैं जहाँ पे रूट लोकस जो है वो रियल एक्सिस में एग्जिस्ट करता है। रीजन्स डिवाइड कैसे होते हैं आपको ये पता है, रीजन्स जो है वो रियल एक्सिस पे जहाँ जहाँ पे पोल्स हैं, अब फर्स्ट करो ये पोल है, ये जीरो है, ये पोल है, ठीक है, अगर इस तरह का सिनेरियो बन रहा है तो आपके पास क्या है, आपके रीजन्स कैसे बनेंगे, जहाँ पे एक पोल आ गया और इन्फिनिटी के दरमियान ये प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो एक हर पोल या जीरो के बाद जो है आपका रीजन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो दिस इज योर वन रीजन, दिस इज योर सेकंड रीजन, दिस इज योर थर्ड रीजन, दिस इज योर फोर्थ रीजन, ठीक है। उसके बाद आपको याद है कि आपने हर रीजन में जो है वो चेक किया था कि टेस्ट पॉइंट अगर यहाँ पर हो तो रूट लोकस यहाँ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, यहाँ पर हो तो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, एक टिप बता रहा हूँ इस स्टेप की, ठीक है। टिप क्या है जी, मतलब ये आपको आसानी कर देगी कि आपको हर एंगल निकालने की जरूरत नहीं है। तो टिप ये है, द रूट लोकस विल एग्जिस्ट इन द रीजन, ये रीजन है ना हमारा, ठीक है, रूट लोकस उस रीजन में एग्जिस्ट करेगा अगर इसके राइट हैंड साइड पर जो नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस हैं उनका सम जो है वो ऑड हो, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आप लोगों को जहन में रहे, रूट लोकस will exist in a region in a region on which number of या sum of poles, मैं तादाद की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं उनके लोकेशन के सम की बात नहीं कर रहा, समेशन ऑफ सम ऑफ sum of number of poles and zeros is odd। यानी कि यहाँ पर आपने टेस्ट पॉइंट, इस रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने एक टेस्ट पॉइंट लिया, इस टेस्ट पॉइंट के राइट हैंड साइड पे on which sum of the poles and zeros is on which, okay right मैंने लिखा ही नहीं, on which sum of the number of poles and zeros on its right is odd, ठीक है। ये टेस्ट पॉइंट है, इस टेस्ट पॉइंट के राइट हैंड साइड पर आप देखें कितने पोल्स और जीरोस हैं, देयर इजंट एनी पोल, देयर इजंट एनी जीरोस, तो इसका मतलब क्या है, ये जीरो है, जीरो इज कंसिडर्ड टू बी इवन, तो इवन होने का मतलब क्या है कि रूट लोकस यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। बेशक आप एंगल कंडीशन लगा के देख लें, बेशक आप जो है वो ये लगा के देख लें, दोनों केस में जवाब एक ही आएगा। अगर मैं टेस्ट इस रीजन की बात करूं तो टेस्ट पॉइंट यहाँ पर है, इसके राइट हैंड साइड पर नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस की तादाद क्या है, एक पोल एग्जिस्ट करता है, तो दिस इज ऑड, तो इसका मतलब है रूट लोकस इस रीजन में एग्जिस्ट करेगा। इसकी बात कर लें, इस वाले रीजन की, इस यहाँ पे एक टेस्ट पॉइंट ले लें, राइट हैंड साइड पे देखें तो एक पोल और एक जीरो है, तो इट इज इवन, तो रूट लोकस यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर इसी तरह से यहाँ पर आ जाएं, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे देखें कितने पोल्स और जीरोस हैं, 1 2 एंड 3, 3 पोल्स एंड जीरोस, मतलब जो तादाद है वो 3 है, दोनों की जीरो और पोल को मिला के, तो इसका मतलब है रूट लोकस जो है वो इस रीजन में एग्जिस्ट करेगा। तो देर आर टू रीजन्स जहाँ पे रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा है, वो ये वाला आ गया और एक ये वाला आ गया, ठीक है। आप ये शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हो, बट अगर जब मैं एग्जाम की बात करूं या किसी और जगह पे टेस्ट की बात करूं, तो आपको ये वाली चीज जो है वो बताना होगी कि आप किस तरीके से ये कह रहे हैं, किस रीजन में आप ऑड कह रहे हैं, किस रीजन में आप इवन कह रहे हैं, जस्ट यू नीड टू जस्टिफाई इट सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप जो कह रहे हैं वो आप अंडरस्टैंडिंग के साथ कह रहे हैं या अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक हो गया जी। तो फोर्थ स्टेप की मैंने एक आपको टिप बता दी, एक मतलब एक छोटा सा शॉर्टकट बता दिया जिसको आप यूज करके अपना क्या कहते हैं रूट लोकस के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं विदाउट अप्लाइंग दी एंगल कंडीशन, और वो जो हमने रियल एक्सिस पे एंगल कंडीशन अप्लाई की थी उसके बगैर भी आप इसको
निकाल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज दीज आर द 4 स्टेप्स जो मैं अभी आप लोगों से बात की है। उसके बाद जी स्टेप नंबर 5 पे आ जाते हैं जी। जी स्टेप नंबर 5 है, स्टेप नंबर 5 जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट एसिम्पटोट्स, फाइंडिंग एसिम्पटोट्स। चले तो उसमें एक स्टेप था, ए पॉइंट कहें या बी पॉइंट, मतलब पॉइंट कहें जो भी, उसमें एक स्टेप था सबसे पहले कि नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स हमने निकालने हैं। हमने ये पता करना है कि कितने एसिम्पटोट्स मौजूद हैं। ठीक है, और आपको पता है नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, दूसरा था पॉइंट एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स की अगर मैं बात करूं तो एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स क्या है जी? वो किसके बराबर था? प्लस माइनस 180 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, ये एंगल कंडीशंस की मदद से निकलता है। एन की वैल्यू जो है वो जीरो से लेकर इंटीजर वैल्यू हो सकती है जीरो से ऑनवर्ड। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 वट। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि कितने एसिम्पटोट्स हैं वो रिपीट होते जाते हैं, ये हमने जो है वो अपनी डिस्कशन में बात कर ली हुई थी। ठीक हो गया जी। एसिम्पटोट्स का तीसरा पॉइंट क्या था, इफ यू रिमेंबर? तीसरा पॉइंट क्या था? लोकेशन या सेंट्रॉइड या ओरिजिन ऑफ एसिम्पटोट। ओरिजिन ऑफ एसिम्पटोट अगर आपको याद हो तो हमने एक फार्मूला निकाला था, हमने एक फार्मूला यूज किया था। वो फार्मूला क्या था? ओरिजिन ऑफ एसिम्पटोट का जो भी पॉइंट है एस, मतलब उसको आप मतलब इक्वल्स टू, अगर आपको याद हो तो वो बराबर था, किसके बराबर था जी? माइनस सम ऑफ पीस, ठीक है, प्लस सम ऑफ जीज। पीस एंड जीज नंबर नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। सम ऑफ पीस मतलब तमाम पोल्स जो P1 P2 P3 की फॉर्म में लिखे हुए हैं उनका सम, और Z1 Z2 Z3 की फॉर्म में जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लिखे हुए हैं। लोकेशन भी नहीं है, ये लोकेशन के अलावा जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में P और Z लिखे हुए हैं उनका सम करते हुए आप इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरो से। ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, ये हमने स्टेप्स पढ़े थे। उसके बाद स्टेप नंबर 6 था ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट। ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट। ठीक है, तो उसके लिए आपको याद है हमने क्या कहा था, हमने तरीका क्या निकाला था? डी के ओवर डी एस को, मतलब हम के निकालते थे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, उसको जो है वो डिफरेंशिएट कर देते थे एस के हिसाब से और इसको इक्वल्स टू जीरो पुट कर देते थे। तो उससे हमारे पास क्या आ जाता था? उससे हमारे पास जो भी पॉइंट आता था वो ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट होगा उस सूरत में जब, ठीक है, जब कब होगा जी? जब आपके पास फॉर फॉर एनी वैल्यू ऑफ एस विच गिव्स पॉजिटिव के। ठीक है, पॉजिटिव के हमें मिल जाएगा तो हम कहेंगे कि वो वाला एस जो है वो ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट है। ठीक है, और इसके बाद अगर आपको याद हो तो हमने चेक किया था कि जो 2 या 3 पॉइंट्स जितने भी पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, वो ब्रेक अवे ब्रेक इन पॉइंट क्योंकि रूट लोकस का हिस्सा है, तो अगर वो किसी ऐसे रीजन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ब्रेक अवे स्लैश इन पॉइंट इज ऑलवेज
पार्ट ऑफ रूट लोकस। ठीक है, तो अगर वो कोई ऐसा पॉइंट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो रूट लोकस का हिस्सा ही नहीं है, तो जाहिर है यू कैन डायरेक्टली इग्नोर दैट पॉइंट, क्योंकि वो पॉइंट जो है वो आपका रूट लोकस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ठीक है, ये डी के ओ डी एस अगर आपको याद हो तो हमने कैसे निकाला था, ये आपकी एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जो भी लिखी हुई है वो इस फॉर्म में लिखी हुई होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जिसको आप जीरो पुट कर देते हो, फिर आप जो है वो के की वैल्यू निकालते हो, के की वैल्यू निकाल के आप उसको डिफ्रेंशिएट करके एस के रिस्पेक्ट से, और उसके बाद उसको क्या करते हो, उसको इक्वल्स टू जीरो पुट करके एस की डिफरेंट वैल्यूज निकालते हो। वो वैल्यूज जो रूट लोकस का हिस्सा है वो वही वैल्यूज जो है वो ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट को रिप्रेजेंट करनी होगी। अच्छा, नॉर्मली आपके पास क्या होता है, अगर आपके पास दो कंसेक्यूटिव पोल्स हैं, तो उस रियल एक्सिस पे दो कंसेक्यूटिव पोल्स हों तो आपके उनके दरमियान एक ब्रेक अवे पॉइंट लाजमी होगा। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव पोल्स, इसी तरह से दो कंसेक्यूटिव जीरोस ऑन द रियल एक्सिस, देन यू विल हैव वन ब्रेक अवे पॉइंट। ठीक है, अगर आपके पास तीन कंसेक्यूटिव पोल्स हों, ठीक है, तो तीन कंसेक्यूटिव पोल्स हों तो तब भी आपके पास एक वन ब्रेक अवे पॉइंट होगा। ठीक है, दो या तीन कंसेक्यूटिव पोल्स या जीरोस आपके रियल एक्सिस पे लाई करते हो तो आपके पास वन ब्रेक अवे पॉइंट होगा। इसी लॉजिक के हिसाब से आप आगे जा सकते हो, अगर आपके पास चार या पांच कंसेक्यूटिव पोल्स रियल एक्सिस पे मौजूद हैं या जीरोस रियल एक्सिस पे मौजूद हैं, तो आपके पास जो है वो दो ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट होगा। यूजुअली आपके पास जो पोल्स होते हैं, अगर रियल एक्सिस पे पोल्स हैं तो वो ब्रेक अवे को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और अगर रियल एक्सिस पे जीरोस हो तो वो ब्रेक इन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो दो या तीन कंसेक्यूटिव पोल्स will have one breakaway point. 4 or 5 consecutive poles on real axis will have two breakaway points. इसी तरह से ब्रेक इन पॉइंट अगर जीरोस हैं तो वो ही जो है लॉजिक के हिसाब से ब्रेक इन पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक हो गया जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। स्टेप नंबर 7 के ऊपर जाते हैं हम। स्टेप नंबर 7, चले मैं मतलब 7 और 8 आप बेशक स्वैप कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने बस कौन सा वाला स्टेप मतलब 7 है पहले करना है या 8 पहले करना है। यू कैन डू दैट। अभी मैंने आप लोगों को ये भी बात बतानी है कि कौन सा स्टेप आप स्किप कर सकते हैं, कौन सा स्टेप आप नहीं स्किप कर सकते, लेकिन यू हैव टू मेंशन कि व्हाई यू हैव स्किप्ड इट। लेकिन पहले मैं समराइज कर दूं, फिर उसके बाद जो है मैं बताता हूं। ओके जी, एंगल ऑफ डिपार्चर या एंगल ऑफ अराइवल, ठीक है, माइंड इट, आपके जितने भी पोल्स होंगे, for all poles there exists one angle of departure। हर पोल के लिए there exists one angle of departure। for all zeros there exists one angle of arrival। यानी कि हर पोल और हर जीरो के लिए एक एंगल ऑफ डिपार्चर या एंगल ऑफ अराइवल मौजूद होगा। ठीक है, अच्छा, अब बात यह है कि कुछ केसेस में मुझे मतलब फर्ज करो जिसमें अभी मैंने बात की, एक ये पोल है, एक ये जीरो है, एक ये पोल है। ठीक है, कुछ केसेस में मुझे क्लियरली नजर आ रहा होता है कि एंगल ऑफ डिपार्चर क्या कहां से होगा। ठीक है, बाय प्रैक्टिस, बाय 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 लॉजिक, बाय मतलब जो भी आप एक्सपीरियंस या फॉर दैट मैटर मतलब एक कॉमन सेंस से आपको नजर आ रहा है कि यहाँ से कोई पोल मतलब ये ओरिजिनेट हो रही है ब्रांच और यहाँ पे ये टर्मिनेट हो रही है। तो अगर इस तरह की ब्रांच यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है तो ऑलरेडी मुझे पता है कि इसका एंगल ऑफ डिपार्चर 180 है, तो आई नीड नॉट टू फाइंड इट। इसी तरह से एंगल ऑफ अराइवल की मैं बात करूं तो जीरो को ये यहाँ से टर्मिनेट हो रही है, तो प्रॉबेबली ये जीरो एंगल पे टर्मिनेट हो रही है, तो आई नीड नॉट टू फाइंड इट। ठीक है, मुझे पता है कि यहाँ पे जो है वो ये कन्वर्ज हो रहा है, एंगल ऑफ अराइवल इसका जीरो है। तो बाज जगहों पे आपको कॉमन सेंस के तौर की वजह से या एक्सपीरियंस की वजह से पता चल जाता है कि आपका जो भी सिस्टम है वो क्या कहते हैं किस एंगल ऑफ डिपार्चर या किस एंगल ऑफ अराइवल पे टर्मिनेट हो रहा है या ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन अगर मैं फैक्चुअल ग्राउंड की बात करूं या मैं एक एक्चुअल ग्राउंड से या एक्चुअल प्रोसीजर की बात करूं,
तो जाहिर है कि आपको एंगल ऑफ डिपार्चर एंड एंगल ऑफ अराइवल हर पोल और हर जीरो का निकालना चाहिए। ठीक है, बेशक वो कॉमन सेंस से निकल रहा है, यू हैव टू मेंशन इट, या कैलकुलेट करके निकालना पड़ रहा है तो यू नीड टू मेंशन दैट। एनीवे, एंगल ऑफ डिपार्चर निकालने का जो फॉर्मूला है, आप इसको डायरेक्टली फॉर्मूले के तौर पर लिख सकते हो। एंगल ऑफ, यू नीड नॉट टू डिराइव इट, एंगल ऑफ डिपार्चर, लेकिन आपको पता है कि ये एंगल ऑफ डिपार्चर हमने कैसे निकाला था। ठीक है, मतलब तरीका आपको आता है, लेकिन मैं अभी इसको जो है वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टेप मैं इसको एक फॉर्मूले की शक्ल में लिख रहा हूँ। वो फॉर्मूला क्या है? एंगल ऑफ डिपार्चर। अच्छा, नॉर्मली हम जो एंगल ऑफ डिपार्चर निकालते हैं या अराइवल निकालते हैं, वो हम कॉम्प्लेक्स पोल्स और जीरोस का निकालते हैं, क्योंकि जो रियल एक्सिस पे हैं उनका हमें पता होता है या तो वो जीरो है या 180 है, तो इसलिए हमें इतना ज्यादा कंफ्यूजन इन वाले पोल्स और जीरोस का नहीं होता। लेकिन कॉम्प्लेक्स वाले का जरूर कंफ्यूजन होता है कि आपका ये वाला जो पोल है ये कहाँ पे ओरिजिनेट होना है और कहाँ पे टर्मिनेट होना है। ठीक है, तो एनीवे, एंगल ऑफ डिपार्चर फॉर अ कॉम्प्लेक्स पोल कैन बी रिटन एज 180 डिग्रीज माइनस सम ऑफ द एंगल्स, सम ऑफ जो टेस्ट पॉइंट है, सम ऑफ थीटास। ठीक है, थीटा थीटा जो है वो क्या एंगल है? जो भी आपका कॉम्प्लेक्स पोल है उस पोल से बनने वाला एंगल विद द पोल्स, नॉट द जीरोस। ठीक है, टेस्ट पॉइंट अगर आपके पास ये दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल हैं तो इस यहां से आपका इसका टेस्ट पॉइंट इसके करीब था। इस मतलब दिस इज द पॉइंट ऑफ क्वेश्चन कि जिससे आप एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना चाहते हो। इस पोल से बनने वाले एंगल्स, सम ऑफ द एंगल्स विद ऑल द पोल्स आर थीटास। ठीक है, इस पोल से, इस पोल को आपने कुछ नहीं लिखना, ये ऑलरेडी मतलब इसका ही हमने निकालना है, तो वो ये लिखा हुआ है। ठीक है, सम ऑफ थीटास, ठीक है, प्लस सम ऑफ फाइज। फाइज क्या है जी? फाइज आर द एंगल ऑफ दैट पॉइंट, ऑफ दैट पोल विद द जीरोस, ऑल द एंगल्स ऑफ दैट पोल। ठीक है, यानी कि ये वाला जीरो इस पोल के साथ क्या एंगल बना रहा है, ये वाला पोल, ये थीटाज है, ये वाला पोल इस पोल के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा, लेट से थीटा 1 हो गया। ये वाला पोल इस पोल के साथ जो एंगल बना रहा है वो लेट से थीटा 2 हो गया। इसी तरह से लेट से ये वाला जीरो इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो फाइव 1 हो गया। ठीक है, तो ये आपने सम ऑफ एंगल लिख दिए। ठीक है, अगर मैं इसी तरह से इसको एंगल ऑफ अराइवल की बात करूं, ठीक है, एंगल ऑफ अराइवल, ठीक है, वो कैसे निकाला जाता है? वो भी इसी तरह से निकाला जाता है, मतलब वो भी निकालने का तरीका उसी तरह से डिराइव किया जाता है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव की, डेरिवेशन पूरी की थी। लेकिन नाउ द ओनली चेंज इन दिस फॉर्मूला विल बी, अब मैं जीरो की बात कर रहा हूँ। एंगल ऑफ अराइवल की मतलब है जीरो पे अराइव होना है। जीरो पे जो अराइव होना है तो उसका एंगल, मतलब उस जिस जीरो की मैं बात कर रहा हूँ, फर्ज करो यहाँ पे वो जीरो है, इस जीरो से, ठीक है, इस जीरो पे मैं एंगल ऑफ अराइवल निकालना चाहता हूं, तो नाउ द एंगल ऑफ अराइवल ऑफ दिस जीरो विद दिस जीरो विद दिस जीरो, मतलब इस जीरो से इस जीरो के दरमियान बनने वाला एंगल जो है वो फाइज है, प्लस, ठीक है, द एंगल्स विद द, मतलब इस पोल का इस जीरो के साथ एंगल, इस पोल का इस जीरो के साथ एंगल, इस पोल का इस जीरो के साथ एंगल, उन सब का एंगल सम अप होगा। इस पोल का इस जीरो के साथ एंगल वो भी सम अप होगा। माइंडेड, इसमें कॉम्प्लेक्स पॉइंट भी ऐड होंगे। ठीक है, दोनों केसेस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो समेशन ऑफ सम ऑफ फाइज एंड सम ऑफ थीटास, सिर्फ फर्क यही है कि यहाँ पे पहले थीटा जो है वो नेगेटिव के साथ है, यहाँ पे थीटा पॉजिटिव के साथ है, यहाँ पे फाइव नेगेटिव पॉजिटिव के साथ है, यहाँ पे फाइव नेगेटिव के साथ है। बाकी निकालने का तरीका सेम ही है। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन गेट योर एंगल ऑफ अराइवल एंड एंगल ऑफ डिपार्चर। Step number 8. Step number 8 is simple. Find the points where the root locus crosses the imaginary axis. ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या क्रॉसिंग पॉइंट ऑन इमेजिनरी एक्सिस। ठीक, जो भी आप समझें, क्रॉसिंग पॉइंट ऑन इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, आपको याद है हमने राउथ हावर्ड क्राइटेरिया लगाया था, यानी कि मकसद क्या है कि रूट लोकस किस पॉइंट पे जाके इमेजिनरी एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला पॉइंट हमने निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए एक तो हमने राउथ हावर्ड क्राइटेरिया इस्तेमाल किया था, ठीक है, राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, उसकी मदद से निकाला था। और दूसरा अगर आपको याद हो तो हमने एस को क्या लिखा था,
एक्स को हमने जे ओमेगा लिखकर उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लिखकर हमने उसको सिंप्लीफाई किया था। अगर छोटी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो जाहिर है कि ये वाला तरीका बड़े आराम से सॉल्व करके दे देगा आपको। बड़ी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो जाहिर है राउथ-हाउस क्राइटेरिया जो है वुड बी मतलब इजियर टू हैंडल देन दैट वन। ठीक है, तो इमेजिनरी एक्सिस की कटिंग का पता चल जाएगा। ठीक है, ओके। स्टेप नंबर 9 हमने क्या निकाला था? मेरा ख्याल है टोटल हमारे 11 स्टेप्स थे। स्टेप नंबर 9 था, हमने क्या निकालना था जी? स्टेक नहीं, स्टेप नंबर 9 था जी, ड्रॉ ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑन एस प्लेन। ठीक है, एस प्लेन पे हमने जो है वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा ब्रेक अवे पॉइंट क्या है, हमारा एसिम्पटोट्स कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं, हमारा इमेजिनरी एक्सिस की कटिंग कहाँ पर है, एंगल ऑफ अराइवल डिपार्चर क्या है। तो हमारे पास जो है वो एक समरी आ गई सारी इंफॉर्मेशन की। स्टेप नंबर 10, स्टेप नंबर 10 में क्या था? टेक सफिशिएंट नंबर ऑफ टेक sufficient number of test point on take कहें या locate कहें, locate sufficient number of test point on root locus। मतलब रूट लोकस पे जहाँ जहाँ पे पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं उनके सफिशिएंट नंबर जो है वो इस्तेमाल कर लें, मतलब वो ढूंढ लें कि कौन कितने पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं सफिशिएंट। सफिशिएंट एक भी सफिशिएंट हो सकता है, दो भी सफिशिएंट हो सकते हैं। ठीक है, तो वो आप निकाल लेंगे। और स्टेप नंबर 11, ड्रॉ रूट लोकस। ठीक है, ड्रॉ फाइनल रूट लोकस। ये 11 स्टेप्स हैं जिससे आप रूट लोकस बना सकते हैं। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या ये सारे 11 के 11 स्टेप्स इस्तेमाल करने की जरूरत है या कोई बीच में हम स्किप भी कर सकते हैं। तो अगर आपको नजर आ रहा है, कॉमन सेंस से लॉजिक के लिए नजर आ रहा है कि जिस तरह सारे पोल्स जो हैं वो रियल पोल्स और जीरोस रियल एक्सेस पे थे, ठीक है, जो हमारी एग्जांपल नंबर 1 थी, तो उसमें हमने एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल निकाला ही नहीं था। क्यों नहीं निकाला था? क्योंकि ज़ाहिर है सारे पोल्स और जीरोस जो हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं, वो एक रियल एक्सिस पे मौजूद है। तो इसका मतलब है एंगल 180 या जीरो ही है। ठीक है, आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हुए उसको स्किप कर सकते हो या डायरेक्टली लिख सकते हो विदाउट यूजिंग द फार्मूला। आप कह सकते हो कि जी इस पोल से जो रूट लोकस है वो 180 डिग्री पे डिपार्ट कर रहा है, इस यहाँ पे अगर जीरो है तो वो इस पे वन मतलब जीरो पे मतलब जीरो एंगल पे टर्मिनेट हो रहा है, या जो भी आपके पास रियल एक्सिस पे है। इसी वजह से अगर आप देखें तो पहली वाली एग्जांपल में हमारा एंगल ऑफ डिपार्चर और अराइवल का स्टेप स्किप हुआ था। अच्छा, दूसरा देखें, अगर आपके पास रूट लोकस आपको कुछ इस तरह की शक्ल बन रही है जिसमें हमारी एग्जांपल नंबर 2 थी, उस एग्जांपल नंबर 2 में हमें क्लियरली नजर आ रहा था, या हमें जो भी इंफॉर्मेशन हमारे इस स्टेप से पहले हमें इकट्ठी हुई थी उसमें हमें पता चल रहा था कि जो रूट लोकस है वो इमेजिनरी एक्सिस को कट नहीं करेगा। ठीक है, नहीं कर रहा या नहीं करेगा, तो आप वो स्टेप जो है वो स्किप कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में जब भी आप सॉल्व करो तो जो स्टेप भी आप स्किप करो, अगर आप वो स्टेप नहीं भी करना चाहते तो यू नीड टू राइट योर रीजन, योर लॉजिक, योर जस्टिफिकेशन। अदरवाइज आप वो स्टेप करते हो तो दैट विल रिफ्लेक्ट कि आपको उस स्टेप को करना भी आता है और उसका नॉलेज भी है। लेकिन एटलीस्ट आप कोई भी टिप या शॉर्टकट यूज करते हो तो आपको आप जो है वो डू मेंशन कि मैंने ये वाला तरीके से ये कंक्लूड किया है, तो ताकि आपकी लॉजिक क्लियर हो जाए, आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। तो दीज आर द 11 स्टेप्स जिनकी मदद से आप रूट लोकस जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, रूट लोकस आप बना सकते हैं। ठीक है, इनमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट इट। अच्छा, अगर आप जो है वो अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 357 पे टेक्स्ट बुक का पेज, उसको अगर आप देखें तो वहां पर कुछ स्टैंडर्ड रूट लोकस ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, जिसमें अगर आप देखें तो वो एग्जांपल्स हैं और उनमें आपके पास कोई वैल्यूज मौजूद नहीं है। ठीक है, रूट लोकस की मतलब कोई इस तरह की वैल्यू मौजूद नहीं है कि मतलब जो ट्रांसफर फंक्शन है वो कहाँ पर है, किस तरह का है, लेकिन ये पता है आपको कि उन ट्रांसफर फंक्शन में कितने पोल्स हैं रियल एक्सिस पे, कितने इमेजिनरी एक्सिस पे पोल्स और जीरोस एग्जिस्ट करते हैं। तो वो रूट लोकस आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, तो उसमें आपके पास जो है वो वहां पर एक रिफ्लेक्शन या एक थोड़ा सा गाइडलाइंस मिल जाती है कि रूट लोकस अगर किस तरह का हो तो आपका मतलब पोल्स और जीरोस की लोकेशंस क्या हो तो आप इस किस तरह से उसका रूट लोकस ड्रॉ कर सकते हैं।
इसी तरह से एक चीज होती है, जिस आप लोग ज़रा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो तो आपको ये पता है कि रूट लोकस, सॉरी, जो भी एक सिस्टम है, इलेक्ट्रिक सिस्टम हो या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो, उसमें कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट, कुछ ना कुछ लैग होते हैं, ठीक है। अगर आपके सिस्टम में जो है वो ट्रांसपोर्ट लैग मौजूद है, तो उसको उसको कैसे हैंडल किया जाएगा या उसका रूट लोकस कैसे ड्रॉ किया जाएगा। तो अगर आप देखें तो यूजुअली इलेक्ट्रॉनिक्स में आप ट्रांसपोर्ट लैग जो है वो कैसे मेंशन करते हो। ट्रांसपोर्ट लैग जो है वो यूजुअली अगर आप इसको मॉडल करें तो नॉर्मली ये जो मॉडल किया जाता है, अगर आप ट्रांसपोर्ट लैग की बात करो तो ठीक है, इससे मॉडल किया जाता है e⁻⁻t ऑफ s। टॉ जो टी जो है वो टाइम कांस्टेंट होता है जो ट्रांसपोर्ट लैग को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो कंट्रोल सिस्टम में हम इस ट्रांसपोर्ट लैग के ट्रांसफर फंक्शन को दो तरीकों से जो है वो मॉडल या अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। यानी कि इसका ट्रांसफर फंक्शन जो है दैट कैन बी इसका ट्रांसफर फंक्शन दैट कैन बी रिटन एज दिस, और सिमिलरली वी कैन राइट द ट्रांसफर फंक्शन एज ts+1। ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि सर इन दोनों में से कौन सा वाला यूज करें, तो बेहतर क्या है, दोनों में से कौन सा यूज, बल्कि एक और भी होता है, चले मैं एक और भी आपको बता दूं। देर इज अनदर वन, 2 - ts होल डिवाइडेड बाय 2 + ts। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। क्वेश्चन मार्क ये है कि कौन सा वाला यूज करना बेहतर है। तो बेहतर क्या है, जाहिर है कि ये वाला ट्रांसपोर्ट लैग आप मेंशन करोगे, ये आपके फीड फॉरवर्ड गेन में लगा हुआ है। ट्रांसपोर्ट लैग फर्स्ट करो कि जी जो है पहले लिखा हुआ था वो था आपके पास s+1 s+2 होल डिवाइडेड बाय s+3 s+4 s+5। फर्स्ट करो ये लिखा हुआ है आपके पास, और इसमें ट्रांसपोर्ट लैग है विद t = 1। t = 1 का मतलब है कि ट्रांसपोर्ट लैग आपके पास आ गया। तो अब इसमें से कौन सा वाला यूज करें हम ट्रांसपोर्ट लैग की अप्रोक्सीमेशन। तो हम नॉर्मली वो वाली यूज करते हैं कि अगर किसी तरह से वो कुछ पोल और जीरो को कैंसिल कैंसिल कर दे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे s+1 है, तो अगर मैं ये वाला यूज करूंगा, t1 है, तो ये इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, 1/s+1। तो इसका मतलब है जो आपका जी एच की मैं बात कर रहा हूँ, फर्ज करो एच फिलहाल यूनिटी है, लेकिन ट्रांसपोर्ट लैग के साथ जो सिस्टम बन रहा है उसमें क्या हो जाएगा, उसमें आपके पास सिंपली जी और एच मल्टीप्लाई बाय 1/s+1 हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो ये वाला s+1 इससे कैंसिल हो जाएगा, जिसको पोल जीरो कैंसिलेशन का नाम दिया जाता है। तो पोल जीरो कैंसिलेशन की मदद से आपका ट्रांसफर फंक्शन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। सिंप्लीफाई होने का मतलब क्या है कि एक जीरो गायब हो गया और एक पोल भी गायब हो गया। तो नाउ यू नीड टू जस्ट कंसिडर वन जीरो एंड 3 पोल्स। तो ज़ाहिर है रूट लोकस ड्रॉ करना आसान हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास सिंपल ट्रांसपोर्ट लैग का ट्रांसफर फंक्शन जो है वो अप्रोक्सीमेट करने का तरीका है। तो आप इनमें से तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर आप ये वाला नहीं यूज करते, कोई और यूज करते हैं, तो गलत वो भी नहीं है। ठीक है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम जो है वो सिंप्लीफाई नहीं होगी। आपको मल्टीपल मतलब स्टेप्स आ जाएंगे, मल्टीपल पोल और जीरोस आ जाएंगे, नंबर ऑफ ब्रांचेस इन द पोल जो है वो ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है, ओके, विद दिस वी कंक्लूड दिस चैप्टर एज वेल एज ओवर लेक्चर। ठीक है, अगला लेक्चर इंशाल्लाह हमारा जो है वो कंट्रोल सिस्टम्स से रिलेटेड, मतलब कंट्रोलर डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।